नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र। आज हम बात कर रहे हैं टीकाकरण का कैसे बंटवारा होगा। देश में महामारी को लेकर इतनी मारामारी नहीं हुई है जितनी वैक्सीनेशन को लेकर हुई है। एक तरफ जहां वैक्सीन को लेकर कई बार केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गए, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर टकराव हुआ। विपक्ष ने टीकाकरण की नीति को लेकर कई बार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जिसके बाद केंद्र ने वैक्सीनेशन को लेकर तय किया कि अब राज्यों को उसके लिए कसरत नहीं करनी पड़ेगी। जहां एक और देश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, वहीं वैक्सीनेशन को लेकर विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार इस तैयारी में है कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो सके और जो कोरोना से हो रही कैजुअलिटी है उसको रोका जा सके। तीसरी लहर अब केंद्र सरकार ने तय किया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आबादी के हिसाब से कोरोना मरीजों की संख्या और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर वैक्सीनेशन की डोज आवंटित की जाएगी। सरकारों ने 21 जून से लागू होने वाली राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने देश में वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनियों से 75% डोज खरीदेगी और उसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को देगी। टीका लगवाने की जिम्मेवारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और इस गाइडलाइंस के जरिए सबसे पहले यह बताया जाएगा कि जो टीकाकरण के दिशा निर्देश हैं वो कैसे हैं, क्या क्या कहा गया है इस पूरी उसमें। सबसे पहली बात, भारत सरकार देश में निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीका का 75% खरीद करेगी। दूसरी जो गाइडलाइन है, कहना चाहिए कि उसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को टीके मुफ्त में दिए जाते रहेंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीकाकरण मुफ्त किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जाएगी। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 साल से अधिक आयु के लोग, इनको भी टीकाकरण दिया जाएगा। जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जानी है, 18 साल या उससे ऊपर वाले लोग जो हैं उनको वैक्सीनेशन की खुराक दी जानी है, तो उसके हिसाब से भी तय किया जाएगा। 18 साल से अधिक आयु की जनसंख्या के लिए प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई शेड्यूल बनाया जाएगा। सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवांस में सप्लाई वैक्सीन के बारे में जानकारी देगी। प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन डोज की कीमत प्रत्येक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर द्वारा डिक्लेयर की जाएगी। प्राइवेट अस्पताल हर डोज के लिए ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए सर्विस चार्ज कर सकेगा। राज्य सरकारें वैक्सीन की कीमत की मॉनिटरिंग करेंगी। और सबसे अहम बात, इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, नए टीकों को प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू वैक्सीन निर्माताओं को भी निजी अस्पतालों को सीधे टीके उपलब्ध कराने का विकल्प दिया गया है। अब वो सीधे अस्पतालों को टीके बेच सकते हैं। यह उनके मासिक उत्पादन के 25% तक सीमित होगा कि जो वो उत्पादन कर रहे हैं उसका 25% जो भाग है वो सीधे अस्पतालों को बेच सकेंगे। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बड़े और छोटे निजी अस्पतालों, रीजनल बैलेंस के बीच समान डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए निजी अस्पतालों की मांग को पूरा करेंगे। इस ओवरऑल डिमांड के आधार पर सरकार, भारत सरकार निजी अस्पतालों को टीके की सप्लाई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके भुगतान की सुविधा प्रदान करेगी। सभी नागरिक अपनी आय की स्थिति के बावजूद मुफ्त वैक्सीनेशन के हकदार होंगे। केंद्रीय मुफ्त टीकाकरण नीति 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से शुरू होगी और सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन का प्रदान करेगी। लोक कल्याण की भावना को बढ़ावा देने के लिए नॉन ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसे निजी टीकाकरण केंद्रों पर भुनाया जा सकेगा। इससे लोग प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के टीकाकरण में फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकेंगे। इसके अलावा एक और बात है, जो कोविन प्लेटफॉर्म प्रत्येक नागरिक को सुविधाजनक और सुरक्षित रूप से प्री बुकिंग वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट की सुविधा प्रदान करता रहेगा। सभी सरकारी और निजी वैक्सीनेशन सेंटर इंडिविजुअल के साथ में व्यक्तियों के समूह के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी प्रदान करेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषणा करते हुए कहा था कि केंद्र वैक्सीन खुराक के कुल उत्पादन का 75% खरीदेगा और मुफ्त राज्यों को प्रदान करेगा। कोई भी राज्य सरकार टीकों पर कुछ भी खर्च नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा था कि 23 करोड़ से अधिक 19 वैक्सीन की खुराक दी गई है और आने वाले दिनों में टीकों की सप्लाई में भी ज्यादा वृद्धि होगी। सीधी सी बात है और सीधा सा एक मतलब इसका निकालें
कि अब सरकार जो निर्माता कंपनियां हैं जो वैक्सीन निर्माण कर रही हैं उनसे 75% टीकों की खरीदारी करेगी और साथ में जो राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको मुफ्त में टीका दिया जाएगा। एक और जो बात कहें हम यहाँ पे कि फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जा रही है यहाँ पर, और इस बारे में ये भी ध्यान रखा जाएगा, इसकी कोई भी जो बाउंडेशन नहीं है कि आप किस वर्ग से आते हैं, आपकी मासिक आय क्या है, आपकी वार्षिक आय क्या है, सभी कैटेगरी को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन की प्राथमिकता में रखा गया है कि सबको वैक्सीनेशन मिले। प्राइवेट अस्पताल की बात करें तो 150 रुपए से ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे। इसी तमाम जो वैक्सीनेशन का बंटवारा कैसे हो चर्चा पर आज हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिसमें नावेद सिको हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनीता अग्रवाल बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, ब्रजेश पांडे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। ब्रजेश जी, बड़ी बात, अब टीकाकरण का जो भी निर्माता कंपनियां हैं उनकी 75% जो डोज हैं उनको केंद्र सरकार खरीदेगी और उसके बाद में फिर राज्य सरकारों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और इसमें एक और बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी कि जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा, इसमें ना वर्ग देखा जाएगा, ना व्यवसाय देखा जाएगा, ना आय देखी जाएगी। क्या कहेंगे आप? नरेंद्र सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम हमारी पार्टी के नेता, पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लगातार इन सारी बातों को लेकर के बिंदुवार रूप से पत्र लिखते रहे हैं। ट्विटर के माध्यम से भी स्वास्थ्य मंत्रालय को भी पत्र लिख करके इस बात को देश को जागरूक करते रहे। लेकिन चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब कितना दुरुस्त आते हैं श्रीमान जी, ये तो चला पता चलेगा 21 जून के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जिस तरह की स्थितियां हैं पूरे देश के अंदर, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती कम है, सियासत ज्यादा करती। ठीक है, चाहे वो रेमडेसिविर की बात रही हो, उसमें कालाबाजारी की बात रही हो, ऑक्सीजन के टोटे पड़े हो सबकी बात रही हो, दवाइयों में ब्लैक फंगस की दवाइयों में सस्ती दर से हिमाचल प्रदेश की अभी टीकाकरण की बात कर लें। सारी बातें करूंगा साहब, मुझे थोड़ा सा बोल लेंगे 3 सेकंड जी। तो मैं समझता हूं, क्योंकि मैं सुबह से कई चैनलों में आज बोल रहा हूँ कि जिन जी को भी लेके तो अब थकान भी लग रही, पर मैं आपसे बिल्कुल जुड़ा हूँ क्योंकि आप बड़े वरिष्ठ एंकर हैं पूरे स्वदेश न्यूज के अंदर। तो मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा, जल्दी खत्म करूंगा जी। तो मैं समझ रहा हूं कि सरकार कई मोर्चों पे लगातार फेल हो रही है और कोरोना को लेकर के जिस तरह से भारत को नियंत्रण करना चाहिए था उस पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फ्लॉप हुई है। हम समझते हैं चलिए ठीक है, अगर ये बात भी शुरू करते हैं तो जब कोरोना का ग्राफ एकदम कम हो गया है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें इन सब चीजों के बाद भी जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट, ICMR, WHO इनको लगातार तीसरी लहर की चेतावनी दे रहा है और 13 सितंबर अक्टूबर में इससे खतरनाक कार का पूर्वागार आ सकता है, इस चीज को भी पैरामीटर्स बना करके इन बिंदुओं पे जोड़ा जाना चाहिए, तभी कोई सार्थक संवाद होता है। ठीक है नावेद जी, आप कैसे देखते हैं? अब तो एक और बड़ी बात, कई जो गाइडलाइन आई है उसमें ये कहा गया है कि 18 साल से अधिक आयु की जनसंख्या के लिए प्राथमिकता के आधार पर अब जो बांटा गया है, जो शेड्यूल बांटा गया है, उसमें 2-3 चीज़ें देखी गई हैं स्पष्ट रूप से। 18 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद में सप्लाई, जैसे कि एडवांस सप्लाई, अगर कोई राज्य एडवांस में वैक्सीन मांगता है तो उसके लिए भी एक व्यवस्था की गई है कि भाई जनसंख्या के आधार पर देखा जाएगा, संक्रमण दर कितनी है उसके आधार पर देखा जाएगा। क्या कहेंगे आप, ये जो सिस्टम है, जिस तरीके से केंद्र ने जो ये पूरा अपनी नए दिशा निर्देश दिए हैं, उसमें क्या मानते हैं आप? अनीता जी, आपके पास आना चाहूंगा। नावेद जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनीता जी, अच्छी पहल है और अब तो कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी ने भी कह दिया कि चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इतनी देर लग क्यों गई अनीता जी? देखिए, ब्रजेश पांडे जी ने जो कहा है उनके लिए तो सबसे ये बताना चाहती हूँ मैं उनको कि आज कम से कम हमारी वैक्सीन हमारे अपने देश में बहुत जैसी बीमारी आई है उसके बाद से शुरू हो गई, तब मिलनी शुरू हो गई, वरना अभी तक जितनी बीमारियां आई थी और जब वैक्सीन बनती थी तो पूरे विश्व में जब लग जाती थी उससे कई सालों बाद जाके इंडिया में आती थी।
तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये तो इनका वो हाल है। अच्छा करो तो भी इनको कुछ ना वो राजनीति करनी है, खराब करो तो भी इनको कुछ राजनीति करनी है। इन्होंने ट्विटर की राजनीति की है, आसमान पे उड़े हैं, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, सोने के रथ में सवार हैं, राजा के महाराजा के बेटे हैं। इनको जनता से क्या लेना देना, जनता की चीजों से इनको क्या लेना है। अगर आज को अच्छा, आज कम से कम उनको ये कहना चाहिए कि बहुत अच्छा काम किया है, बहुत, तब भी इन्होंने ऐसा बोल दिया कि देर आए दुरुस्त है। अरे देर तो आप लोग करते थे वैक्सीन में, पूरे विश्व में जब लग जाती थी उसके कई सालों बाद आपके पास आती थी। हम लोगों ने तो तुरंत, उसके वैज्ञानिकों ने तुरंत यहाँ पे काम किया, तुरंत वैक्सीन आ गई और उसी समय शुरू भी हो गई। और आप लोगों ने गुमराह करने का काम पूरा किया, पूरा जनता को गुमराह किया कि वैक्सीन लगाओगे तो ये हो जाएगा, वैक्सीन लगाओगे तो वो हो जाएगा। जब आज चरण सिंह हो गए तो अब वैक्सीन लगाने के लिए आप बोल रहे हैं। लेकिन अभी मैं अब दावे से कह सकती हूँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी। अभी मैं इस चीज को दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि इन लोगों को गुमराह करने में बड़ा आनंद आता है कि किसी जनता कैसे गुमराह करना है, कैसी राजनीति करनी है। अनीता जी, आजकल तो ट्रेंड बन गया है कि वैक्सीन जब तक फोटो नहीं खिंचवाओ तब तक असर नहीं करती है ना, ये भी है। खैर नावेद जी, नावेद जी, आज कम से कम हम लोग फ्री में आज सारे प्रदेशों को दे रहे हैं और प्रदेशों का दायित्व तो बनता है कि वो ज्यादा से इनके राजस्थान में मालूम है कितनी वैक्सीन वेस्टेज हुई है, कितनी इन्होंने वेस्ट की है। इन लोगों को ये नहीं चाहिए कि कम से कम जो वैक्सीन आई है वो जनता तक अच्छे से पहुंचाए। कितनी कूड़े में वैक्सीन मिली है जिसके लिए लोगों की जान बच सकती है। हमको ये बड़ा ऊपर कहते ना पर उपदेश कुशल होते रहे। आज इनको सोचना चाहिए कि कितनी वैक्सीन बर्बाद कर दी इन लोगों ने राजस्थान के अंदर। ज्यादा इनकी सरकारें, इन्होंने अपनी सरकार, ज्यादा सरकारें इन्होंने क्या क्या हाल किया। जनता क्या अंधी है कि जनता कुछ जानती नहीं है? आप कितना गुमराह करोगे जनता को? जनता अब जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है। अपना व्यवहार चेंज करो, जनता के बीच में आओ, जनता का काम करो। अब हवाई बातें बंद करो, ट्विटर की राजनीति बंद करो, जमीन पे आकर राजनीति करो, यही राजनीति करिए। ट्विटर की राजनीति बंद करिए राहुल जी। और कांग्रेस पार्टी को मैं खासतौर से कहना चाहती हूँ, ब्रजेश पांडे जी, राहुल गांधी ने सच में नहीं लगवाई क्या सोनिया गांधी जी ने वैक्सीन? नहीं लगवाई, बिल्कुल नहीं लगवाई। नरेंद्र जी, मुझको तो इनकी बात सुन के इतना हास्यास्पद लगता है, एक ही बात को 17 बार रिपीट करेंगे। नहीं, आप अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने लगवाई कि नहीं वैक्सीन? सवाल किया तो उसका उत्तर तो लीजिए। ब्रजेश जी, राहुल गांधी सोनिया गांधी ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? आपने मुझसे सवाल किया, उसका उत्तर मैं दे तो रहा हूँ। जी, थोड़ा समय तो दीजिए मुझे। मैं पहले शुरुआत अपने भाजपा प्रवक्ता, काबिल भाजपा प्रवक्ता को कर दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मत कीरित गति भूत भुलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, तो जानव सत्संग प्रभावु लोको वेद न आनु पाऊ। अब तो अखिलेश यादव ने भी लगवा ली, मुलायम सिंह यादव ने भी लगवा ली। आप एक ही बात को रिपीट कर रही है, पर उद्देश्य कुशल बहुत दे। थोड़ा उस लिंक से आगे बढ़िए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जब 6 महीने बाद देश के अंदर 6 राज्यों की चुनाव होने जा रहे, उसमें एक उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण सूबा है, मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय की चुनाव है। ब्रजेश जी, 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा। हमारे पास हमारे साथ नावेद जी जुड़े हुए हैं। नावेद सिकोह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। नावेद जी, एक बड़ी अच्छी इसमें मुझे जो 2-3 दिशा निर्देश दिए, इसमें 2-3 बड़ी अच्छी बातें लगी। 75% वैक्सीन जो है वो सरकार खरीद के राज्य सरकारों को देगी। 25% जो वैक्सीन है वो निर्माता कंपनियों के पास अधिकार होंगे कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेच सकें। एक बात। दूसरी बात, जो राज्य सरकारें हैं वो कीमत की मॉनिटरिंग करेंगी। कितना सही सिस्टम लगता है आपको कि इसमें क्या 25% जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, जैसे मान लीजिए कि भीड़ होती है वैक्सीनेशन सेंटर पे, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जाके तुरंत लगवाना, हालांकि उसकी एक कीमत भी फिक्स की हुई है 150 रुपये, जो सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा, मतलब हर डोज के लिए 150 रुपये सर्विस चार्ज कर सकेगा। मेरे ख्याल से 150 रुपये वैक्सीन की कीमत तय की गई है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जो भी अब एक जो नई नियमावली बनी है और जो नए तरीके से अभी प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है, मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें जो हैं, ये कुछ विपक्षी नेताओं ने और कुछ राज्यों ने इस तरह की मांग की थी जी। उसके बाद में अब जो वैक्सीनेशन का एक नया फॉर्मेट और एक नया तरीका शुरू हुआ है, इसको अब होने दें और इसके ऊपर टीका टिप्पणी आलोचना। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में जब सेकेंड वेव में हमने बहुत नुकसान उठाया है, थर्ड वेव आ सकती है, इसमें पॉलिटिक्स करना, आलोचना करना या श्रेय लेना, कुछ भी, इस
इसमें बिल्कुल भी जो भी इस तरह की बयान आए, वो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस है और ये एक बहुत ही जीवनदायिनी अभियान है। इसमें सबको साथ देना चाहिए, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे आम जनता हो, चाहे इस देश के वो पूंजीपति और पैसे वाले लोग हों, जिनका ये कर्तव्य बनता है कि वो सरकारी और फ्री की वैक्सीन पे निर्भर ना रहें, और जो एक तरीका है जिसमें कि वो पेड पैसे के ऊपर आराम से प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर रखवाएं, ताकि वो जो एक वर्क लोड है वो कम पड़े और गरीबों को और मिडिल क्लास को आसानी से वैक्सीन लग सके। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें और इसमें खास हैं नावेद जी, जो जिसमें कहा जा रहा है जनसंख्या के आधार पर, संक्रमण के आधार पर कि भाई सबसे ज्यादा संक्रमण किस प्रदेश में हो रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है और वहाँ पे संक्रमण भी बहुत तेज़ी से हुआ था, तो सबसे ज़्यादा वैक्सीन। इसमें भी मुझे लगता है आगे राजनीति होगी कि भाई वो आपकी पार्टी का प्रदेश था, आपका वहाँ मुख्यमंत्री था, तो आपने उसको ज़्यादा दे दी। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र में सबसे पहले संक्रमण आया और सबसे ज़्यादा संक्रमण हुआ और सबसे जल्दी कंट्रोल भी महाराष्ट्र ने किया एक हिसाब से कहा जाए तो। दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, संक्रमण एकदम से बढ़ा। अब अगर उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन तेजी से होता है तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर एक और है, जैसे अभी अनीता जी ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने वैक्सीन नहीं लगवाई। हालांकि उस बात का हमारे बड़े भाई ब्रजेश पांडे जी ने जवाब नहीं दिया कि लगवाई कि नहीं लगवाई, लेकिन इस तरीके की राजनीति हमारे देश में जो हो रही है, चाहे टीकाकरण उपलब्ध हो तब भी होती है, टीकाकरण किसी ये दलगत राजनीति से कब हटेंगे। और मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है नावेद जी, उसमें मैं आपसे चाहूँगा सलाह कि किस तरीके से सरकारों को करना चाहिए। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिस तरीके से आपने देखा होगा जो रूरल एरिया में वैक्सीनेशन को लेकर खौफ है, उसके लिए भी सरकार को क्या लगता है आपको किस तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी? बहुत अच्छी बात आपने उठाई, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ग्रामीण इलाकों में वहां की जनता को इस बात के लिए जागरूक और प्रेरित करना कि ये बहुत जरूरी चीज है, जीवन को बचाने के लिए है। थर्ड वेव आ सकता है, फिर से वो खतरा जो है वो आपके सामने आ सकता है। ये जागरूकता की जरूरत है और इस जागरूकता के लिए मैं समझता हूँ कि पक्ष विपक्ष और जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सोशल वर्कर्स हैं, वो गांव-गांव, क्योंकि हमारा चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, इसका एक अधिकांश भाग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है और सबसे बड़ी आबादी जो है वो ग्रामीण इलाकों में है। वहां पर इस तरह की जन क्रांति, इस तरह की जन सूचना पहुंचना अभी भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये चुनौती है। मैं समझता हूँ कि जो पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष इसका श्रेय लेना चाहता है, विपक्ष लगातार आलोचना कर रहा है, ये सारी चीजों की एनर्जी जो है वो इस तरफ मिलजुल के लगाई जाए कि टीकाकरण जल्दी से जल्दी हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि हमारा जो लक्ष्य है कि पूरे देश को वैक्सीन लग जाए, ताकि तीसरा जो खतरा है वो आने से पहले हम पूरी तरह से अपडेट रहें। बिल्कुल। ब्रजेश जी, इसके लिए उदाहरण पेश कर सकते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी टीकाकरण करवा के? देखिए नरेंद्र जी, ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। आप जितना पूछना हो पहले पूछिए, फिर मैं जी हो गया मेरा, अब आप बोलिए, पूछ लिया मैंने। देखिए नरेंद्र जी, ऐसा है कि इस देश में सबसे पहले कोरोना को लेकर के, जब कोरोना सिर्फ केरल में आया था, एयर इंडियन का कोरोना, राहुल गांधी जी ने इस चीज को आवाज उठाई थी। और जब ट्रंप भारत आ रहे थे तो राहुल गांधी जी पहले शख्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को साफ तौर से पत्र लिख करके कहा था कि देखिए अभी अहमदाबाद में ट्रंप की जो है आपके साथ मीटिंग उचित नहीं रहेगी, क्योंकि सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सारे डेलीगेट्स आएंगे फॉरनर के, और वहां पर कोरोना जो है पूरी तरीके से पंख फैला चुका है। भारत में इस स्ट्रेन चेंज हो जाएगा और खतरनाक रूप धारण कर लेगा, कृपया इसे अभी आप रोक दें। मोदी जी नहीं माने। उसके बाद राहुल गांधी जी पहले शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन को लेकर के आपको कोविड होना पड़ेगा। आप देखिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे ब्रिटेन हो, सारे विदेशी मुल्कों ने पूरा का पूरा वैक्सीनेशन पे फोकस किया। आज अमेरिका में लोगों को मास्क नहीं लगाना पड़ता। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, चाहे ब्लैक फंगस की बात हो, चाहे येलो फंगस की बात रही, वो कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इसकी आवाज उठाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश में और मध्य प्रदेश के अंदर प्रतिपक्ष के रोल में, अभी अनीता बहन जी कह रही थी, मैं इनको कहना चाहता हूँ
सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोले ही भय आज, राज धर्म तन तीन, कर होई बेगहीन आज। हमको विपक्ष को तो कम से कम अपनी बात रखना पड़ेगा, जनता की आवाज उठानी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात हम वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे, मैं इनकी बात से एग्री हूँ। अगर विपक्ष ये काम नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? सरकार को आईना दिखाने का काम ही विपक्ष का होता है। विपक्ष की बात उठाइए। और कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं ने, आप सोचिए, वी श्रीनिवासन जी ने जो है वो जैसे उन्होंने कैंप लगाया, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ऐसे लोगों को आप आपदा के समय सुविधाएं देना चाह रहे हैं। अरे ये सरकार को बेसिक चीज होना चाहिए था कि जो लोग भी समाज सेवा के कार्य में आगे आ रहे हैं उनको और मदद करो। सरकार को इन चीजों में राजनीति नहीं करना चाहिए, कुछ चीजें राजनीति से इतर होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी महामारी थी, वो कोई देश के लिए नहीं थी, अंतर्राष्ट्रीय समस्या थी, अंतर्राष्ट्रीय महामारी के रूप में आई थी। हम सबको मिलजुल करके इस समस्या से निजात लड़ना था। तभी इस कोरोना वायरस से, अभी खत्म नहीं हुआ है, तभी इस कोरोना वायरस को हम इस देश से हटा सकते हैं। जब तक आपस में एकजुटता नहीं रहेगी, तन्मयता नहीं रहेगी, इच्छा शक्ति नहीं रहेगी, मौलिकता नहीं रहेगी, निर्भयता नहीं रहेगी, सकारात्मकता नहीं रहेगी, तब तक आप इस कोरोना वायरस की जंग से पसार नहीं कर। चलिए, अभी मान लीजिए ब्रजेश पांडे जी कि अब अनलॉक हो रहा है, तो इसमें सार्थकता दिखा देते हैं हम कि भाई अनलॉक क्यों हो रहा है। यहाँ पे कुछ आइडिया दे दे, कुछ विपक्ष आइडिया दे दे। आज राहुल गांधी जाके कह दें कि भाई अभी खतरा टला नहीं है, क्यों अनलॉक हो रहा है। उसमें भी पॉलिटिक्स, मतलब मेरा सिंपल सा कहना ये है कि भाई देश एक बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा है, ऐसे समय में राजनीति होना चाहिए, लेकिन इतनी गंदी राजनीति। आप ये देखिए, कल एक बयान आता है, प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आता है कि मौत के आंकड़े छुपाए गए। अब हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, मौत के आंकड़े जब थे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले भी ये आवाज उठा सकते थे। एक राहुल गांधी का बयान आया जिसमें उनका ट्वीट आया, उसमें वो खुद ट्रोल हो गए। पंजाब के लिए उन्होंने कहा था कि भाई जब वैक्सीनेशन फ्री है तो अस्पतालों में पैसे क्यों लिए जा रहे हैं, जबकि कल तक ये गाइडलाइन नहीं आई थी। कल शाम को ये गाइडलाइन आई है, दिन में राहुल गांधी का ट्वीट आता था, उस पर वो ट्रोल हो गए कि भाई पंजाब में तो आपकी सरकार है। तो नरेंद्र साहब, मैं उत्तर दे लूं? जी देखिए, बड़ी विनम्रता से मैं आपको इस बात को कहना चाह रहा हूँ जी। जब कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग करती रही कि भाई जो लोग कोरोना के कारण काल के कूड़दाल में समा चुके हैं, उनके शोक संतप्त परिवार को इसका मुआवजा देना चाहिए। जो लोग सरकारी नौकरी में थे उनको उसके घर से लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। बहुत सारी मांगे थी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें से कुछ मांगों को स्वीकार किया। हम कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस का मंडल स्तर का, ब्लॉक स्तर का, सेक्टर स्तर का, जिला स्तर का कार्यकर्ता आदरणीय कमलनाथ जी के पास या राहुल गांधी जी के पास बताता है कि साहब हमारे इस जिले में, इतने गांव में इतनी लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है, तो क्या वो झूठ बोलता है? क्या शमशान का रजिस्टर या कब्रिस्तान का रजिस्टर गलत बताता है? अगर सरकार को हमारी पार्टी बता रही है, अगर कमलनाथ जी ने एक दृष्टांत दिया था, कहा कि मैं पांडुरना गया था अपनी कंस्टिट्यूंसी में, मैंने वहाँ के कलेक्ट्रेट से फोन लगाया, कलेक्टर कार्यालय ने कहा कि साहब आज से 2 कैजुअलिटी, जबकि मैं 11 जगह बैठ करके आया था उनके घर में। तो जो लोग जनता के साथ डायरेक्ट जुड़े होते हैं और जनता के मुद्दे को उठाते हैं, सरकार उसको विरोध समझती है। सरकार को आईना दिखाना ही प्रतिपक्ष का धर्म है। और यही राजधर्म अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने यही कहा था कि राजधर्म अवश्य निभाना चाहिए राजनेता को। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन शासक को इस बिंदु को ध्यान रखते कोई बात करना। चलिए अनीता जी, क्यों छुपाए सरकार ने मौत के आंकड़े? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कह रहे हैं कि विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है, विपक्ष धर्म निभाए ठीक है, लेकिन दोहरा मानचित्र ना रखे, दोहरा चरित्र ना रखे। जब हम जो है वैक्सीन नहीं आई थी तो ये लोग कहे थे वैक्सीन मत लगवाइएगा, आज वैक्सीन आई है तो इस तरह से बोल रहे हैं। और सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में आए हैं और आपसे कोई आंकड़ा नहीं छुपाया गया। जितने आंकड़े स्टेट से आते हैं और जब देश में वो पूरा एक आंकड़ा दिया जाता है, तो केंद्र से अपने कोई आंकड़े नहीं होते। सारे प्रदेशों से आंकड़े जब केंद्र के पास आते हैं तो केंद्र उसको दर्शाता है। और आज पूरे देश में आप देखा जाए तो सबसे ज्यादा केस हुए तो महाराष्ट्र में, लोग मरे हैं तो महाराष्ट्र में। और उसके बाद यहाँ पे जितनी जल्दी योगी सरकार ने इसको काबू किया है, शायद ही किसी ने किया। और सबसे बड़ा, योगी जी खुद हर जिले में गए हैं, पहले खुद संक्रमित भी हुए हैं, उसके बाद उन्होंने हर जिले में जाकर उसको सही किया। और ऑक्सीजन जितनी उपलब्धि केंद्र सरकार ने सब राज्यों में की, जबकि राज्यों का सबका काम था स्वास्थ्य की उनके हाथ में था, जो स्वास्थ्य का आगे करे, स्वास्थ्य अपने हिसाब से करें। लेकिन और इन्होंने अपना पीएम के फंड भी दिया, उस पीएम फंड से भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और हमारे पीएम ने सबको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, सब कुछ क्या बाहर से मंगाई थे, कहीं से मंगाई,
इस हर चीज की पूर्ति कराई और आज वैक्सीन भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रदेशों में दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। उसके बाद भी दोहरा हित जो रखते हैं ना, वो गलत है। हम कहते हैं राजनीति करो, बहुत राजनीति करो, विपक्ष को आईना दिखाओ, ठीक है, आईना दिखाना तक ठीक है, लेकिन हर जगह का विरोध करना ठीक नहीं। कम से कम जो सही काम हुआ उसको कहो, सराहो कि बहुत अच्छा काम हुआ। आज इनके समय में जब चीन ने इनकी जमीन हमारी कब्जा कर ली थी, तब कुछ आज जब चीन में हम लोगों ने ठीक कर दिया तो भी इनको हमारे में अवगुण नजर आता है। सेना अगर कुछ करते हैं तो सेना पे उंगली उठाते हैं, वैज्ञानिक कुछ करते हैं तो वैज्ञानिक पे उंगली उठाते हैं। ये सब करना बंद कर दें, ओछी राजनीति बंद कर दें, हकीकत में आए, जो सही है उसको कहें। हम अटल जी का बड़ा अच्छा ही उदाहरण दे रहे हैं। अटल जी ने हमेशा विपक्ष में रहते हुए भी इंदिरा गांधी ने अच्छा काम किया तो कहा, सराहा। नरसिम्हा राव ने भी जो राजनीति की, उन्होंने भी अटल जी को विदेश भेजा, अपने देश के विपक्ष को नेता न से भेजा। तो ये पहले एक शुद्ध राजनीति होती थी पक्ष और विपक्ष की, लेकिन आज की जो राजनीति विपक्ष की है, कितने हर चीज में उनको विरोध करना, हर चीज में विरोध करना। अरे जो अच्छा काम है उसकी सराहना भी तो कर दो, केवल एक गाली मोदी जी को देना। जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ आप भाजपा के मुख्यमंत्री को कहते हो, और जहाँ भाजपा की सरकारें नहीं है वहाँ मोदी जी को कहते हो। क्यों, वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है क्या? वहाँ के मुख्यमंत्री को आप नहीं बोल सकते, वहाँ आप मोदी जी को ले जाते हो, और जब भाजपा की सरकार है वहाँ ये सब कहना बंद करिए। जो सही है वो लोग देखते हैं, उनको नजर आता है, उनके कान है वो सुनते हैं, उनको पता लगता है। आईना है, ये मीडिया जो है एक आईना है, वो सब दिखाता है। ये चौथा स्तंभ जब तक जिंदा रहेगा कुछ छुप नहीं पाएगा। इसलिए हम चौथे स्तंभ की बहुत इज्जत और बहुत मान सम्मान करते हैं, ताकि राजनीतियों वालों को उनको अपना आईना देखना पड़े। अच्छा ब्रजेश जी, एक बात बताइए, ये जो नया राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में रिवाइज गाइडलाइन आई है, इसमें क्या गलत है? सबसे पहली बात, 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उनको फ्री वैक्सीनेशन की प्राथमिकता दी जाए, जिनको पहला डोज लग चुका है उनको सेकंड डोज की व्यवस्था की जाए, और बंटवारा भी उसी आधार पर होगा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है अब। तो इसमें क्या गड़बड़ है, बताइए आप। नहीं नरेंद्र साहब, गड़बड़ी कुछ नहीं। मैं आपसे पहले ही मैंने तो कहा कि देखिए ऐसा है कि भले दे रहा है, लेकिन अगर वो दुरुस्त आए, अगर वो सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल तक, समाज के अंतिम छोर तक, जिसका रिजल्ट समाज को मिले, सब तो अच्छा है। लेकिन मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से कहना चाहता हूँ कि शुचिता की, संस्कार की, संस्कृत की बात करने वाले आप लोग को ये समझना चाहिए कि तुलसी मेरे राम को रीझ भयो न कीज, भौम पड़ा जागे सभी उल्टा सीधा बीज। कुछ भी बोल रही हैं। महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? योगी जी की सरकार है, उद्धव ठाकरे जी की सरकार है। और उद्धव ठाकरे जी की सरकार लगातार सरकार से कह रही थी, केंद्र सरकार से, कि हमको वैक्सीन चाहिए, हमारी जनसंख्या के अनुपात से हमको वैक्सीन दीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मांग कर रही थी कि हमको वैक्सीन दीजिए। पंजाब के मुख्यमंत्री मांग कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मांग कर रहे थे। हम कह रहे थे सरकार को ये रवैया बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, कौन अपना कौन पराया। राष्ट्रहित सर्वोपरि अगर है सिद्धांत है तो राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। उनके लिए जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर जगह तक जो इन्होंने पैरामीटर्स तय किया है केंद्र सरकार ने, ICMR ने, WHO ने, उसका अनुपालन करना चाहिए, न कि पार्टी और पार्टी के नुमाइंदों की बात करना चाहिए। ब्रजेश पांडे जी, समय की कमी है, मैं नाभिद जी से एक आखिरी कमेंट चाहूंगा। नाभिद जी, राजनीति तो होती रहेगी और चलती रहेगी, लेकिन चूंकि आप एक पत्रकार हैं और काफी समय आपने देश को दिया है, प्रदेश को दिया है, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि इस समय में देखिए, पक्ष विपक्ष की बातें अलग हैं, होती रहेंगी, एक पत्रकार होने के नाते आप क्या मानते हैं कि सरकार जो कर रही है, क्योंकि ये एक सुनामी टाइप से था, ये जो सेकंड वेव थी ये सुनामी बन के आई। किसी की भी सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी है, किसी की भी होती है, सबको भुगतना पड़ता। लेकिन ऐसे समय में राजनीति ना करते हुए अब टीकाकरण की बारी है, तो जैसे मैंने आपसे कहा था, आपके क्या सजेशन है सरकार के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए वैसे समय? देखिए, मैं एक बिंदु पर ये बात कर लूं, मैं आपकी बहस में शामिल हूं, और आपका बहुत बड़ा चैनल है जिसको लाखों करोड़ों लोग उससे जुड़े हुए हैं, और दो प्रवक्ता आपके साथ में हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। उनसे बहस हो रही है, उनसे तर्क वितर्क हो रहा है। मैं मानता हूं कि पक्ष विपक्ष के जब प्रवक्ता बैठे होते हैं तो बहस होना स्वाभाविक है, सवाल जवाब प्रश्न रखना स्वाभाविक है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, दुखद बात यह है कि दो बड़े प्रवक्ता आपके साथ बड़ी पार्टियों के बैठे हुए हैं और आप एक गंभीर विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हो। उन्होंने जो बहस की, मैं उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन एक शब्द भी, एक सेंटेंस भी किसी भी प्रवक्ता ने ये नहीं कहा
जनता से मुखातिब होकर किसी ने ये मैसेज देना नहीं चाहा और वैक्सीन की उपयोगिता के बारे में आपके जो दर्शक हैं उनसे ये कहना नहीं चाहा कि वैक्सीन जरूर लगवाइए, वैक्सीन क्यों लगवाना चाहिए, किस लिए लगवाना चाहिए है और ये कितना जरूरी है। इस तरह का मैसेज जनता में दे देते, उसके बाद बहस जितनी भी करते, लड़ाई जितनी भी लड़ते, वो जायज था। लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है आपकी लंबी बहस के बाद किसी ने भी ये मैसेज जनता को नहीं दिया, केवल और केवल राजनीति और बहसबाजी करते रहे। चलिए, ये मैंने अपनी बात रख ली। दूसरी बात जो आपका प्रश्न है वो सबसे जरूरी बात यह है कि वैक्सीन का जो अब गाइडलाइन आई है उसका सिलसिला शुरू हो गया है, लोगों को वैक्सीन लग रही है, राजनीति हो रही है, वो अलग बात है। अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में बहुत और हम दुनिया में नंबर 1 पहुंच गए हैं वैक्सीनेशन के मामले में। भारत दुनिया में नंबर 1 पर है वैक्सीनेशन के मामले में। जी आप अपनी बात हमारी सबसे बड़ी बात तो यह है कि वैक्सीनेशन का सिलसिला तेजी से शुरू हो चुका है, इसका लाभ लिया जा रहा है, हमारा भविष्य उज्जवल होगा, इस महामारी से हम लड़ सकेंगे, ये सकारात्मक बात है। लेकिन इस सच को भी हम स्वीकार करेंगे कि वैक्सीनेशन में राजनीति हुई और केंद्र ने कई गलतियां की। वैक्सीन हमारे देश में काफी पहले समय से आ चुकी थी, लेकिन नियमावली और गाइडलाइन अब बनी। राज्य लगातार वैक्सीन मांग रहे थे, वो ये कह रहे थे केंद्र से कि हमें आबादी के हिसाब से वैक्सीन हमें दी जाए। ये सिलसिला, क्योंकि जब बुरा वक्त होता है तभी गवर्नेंस देखी जाती है, तभी देखा जाता है कि सरकार कितना विवेक से फैसला कितना दुरुस्त लेती है। ये बात सही है कि महामारी होती है, कोई कठिन समय होता है तो कुछ फैसले जो है वो कुछ उसमें एरर, कुछ गलतियां हो जाती हैं जल्दीबाजी में, लेकिन केंद्र ने कुछ गलतियां जरूर की। बिल्कुल, जो अब फैसला किया है ये 2 महीने 2.5 महीने पहले भी किया जा सकता था। बिल्कुल, इस खैर इन चीजों को भुला के अब केंद्र और राज्यों को आपस में अच्छा सामंजस्य बना के अपने अपने प्रदेशों की जनता को वैक्सीन पहुंचाने का सिलसिला तेज कर देना चाहिए है। लड़ाई झगड़ा तर्क वितर्क जरूर बिल्कुल। हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि समय की कमी है। नावेद जी और ब्रजेश जी और अनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ साथ में टीकाकरण भी बहुत जरूरी है। किस तरीके से टीकाकरण होगा, कैसे बंटवारा होगा, वो एक अलग बात है, उसके लिए गाइडलाइन बनाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी हमें सचेत रहना है, अभी भी हमें लापरवाह नहीं होना है। अगर हम लापरवाह हुए तो थर्ड वेव की जो बात की जा रही है कहीं ना कहीं वो सेकंड वेव से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि सावधानी रखें और सावधानी के साथ में जो प्रिकॉशन लेने के लिए कहा गया है, लगातार हाथ धोते रहें, मास्क लगाते रहें, मास्क लगाए रहें, क्योंकि इन सब चीजों से आप खुद तो बचेंगे, साथ साथ में अपने परिवार को भी बचाएंगे। फिलहाल कैसे होगा टीका का बंटवारा, पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।